हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सिड मिश्रा और करंट्स विद सिड में 26 जून की करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए आज आप हमारे साथ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले ही स्लाइड से। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने एक बैटरी का इनोवेशन किया है, मतलब कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद किया है जिसके थ्रू बैटरीज जो हैं आपकी, उनकी परफॉर्मेंस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी कि लगभग 10,000 टाइम्स ज़्यादा का इम्प्रूवमेंट होगा जो अभी एवरेज सेल्स होते हैं उसके कंपैरिजन में। अभी एवरेज सेल्स जो हम लोग यूज़ होता है वो लिथियम आयन बैटरी पर बेस्ड रहते हैं। पर आज के आने वाली टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हैं उसमें चार्जिंग फास्ट रहे, लंबा चार्ज चले। और आज के टाइम पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फायर वगैरह जैसे केसेस हो रहे हैं। तो वो सब चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए एक इनोवेटिव तरीका निकाला है इन्होंने। और वो इनोवेटिव तरीका क्या है वो देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है। कुछ नहीं किया गया है। आपकी जो लिथियम आयन नॉर्मल बैटरी होती है, जो एवरेज बैटरी एक रहती है, उसमें एक ग्रेफाइट एनोड होता है, एक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक मेटल मेटल कैथोड होता है। एनोड और कैथोड जो होता है आपका साइंस में अगर आपने थोड़ा बहुत भी देखा हो पढ़ा हो तो ये होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स का या हाँ इलेक्ट्रॉन्स का जो वो होता है डिस्चार्ज, जो एक पोल से दूसरे पोल होता रहता है और इसी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पर इसमें क्या रहता है, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स का जो यूज़ होता है वो थोड़ा सा फ्लेमेबल ज़्यादा होता है। हाई टेम्परेचर पे परफॉर्मेंस उसकी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, बैटरी परफॉर्मेंस डिग्रेड होने लगती है। नहीं, बहुत सारी बैटरीज आपने देखी होंगी जो अगर आप बहुत लंबे समय तक गर्मी में रखे हो तो वो अंदर से मेल्ट होते होते बाहर तक पहुंच जाता है वो, और वो खराब हो जाती है बैटरी। तो वो सारी बैटरीज जितनी लिथियम आयन बैटरीज है सब में यही होता है और इसी वजह से फायर भी पकड़ता है। जो आपकी गाड़ियां वगैरह होती हैं उसमें फायर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत तेजी से पकड़ लेता है इसीलिए। तो इसको किया क्या गया, बस एक लेयर इनसिग्निफिकेंट से एक लेयर जो है, एक मेटेलिक लिथियम एनोड लेयर जो होती है उसको बस बढ़ा दिया। ये देखिए मेटेलिक लिथियम एनोड लेयर जो है इसको बस एक और ऐड कर दिया गया और इससे 10,000 टाइम्स ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है गाड़ी में। ये आप डायग्राम से देख सकते हो। एक कन्वेंशनल बैटरी में आप देखोगे लिथियम मेटल एनोड जो है और सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट, आपका जो है सॉलिड या लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट कोई भी, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कोई ऐसा सच लेयर नहीं है। और इससे हो क्या रहा है कि जैसे कभी अगर जैसे ज़्यादा गर्मी पाने पे देखिए ये डिज़ोल्व होकर, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, तो ये डिज़ोल्व होके आपस में कंबाइन होकर और क्वालिटी इसकी डिग्रेड होना स्टार्ट हो चुकी है। पर अगर यहीं एक इंटर लेयर कर दिया जाए, एक सॉलिड शीट लगा दी जाए लिथियम आयन लेयर की, तो उसकी वजह से ये जो आपकी बैटरी परफॉर्मेंस है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी, साइंटिफिक व्यूज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, पर हाँ ये है कि ये एक इनोवेटिव तरीका है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। जो इंजन की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक इनोवेटिव तरीका हमारी खुद की साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने खोज निकाला है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यूनियन मिनिस्टर जो हैं अभी कुछ दिन पहले गुजरात में थे और वहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके उन्होंने एक कमेटी में सीटिंग हुई थी उनकी। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वैसे भी आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे होगे रेगुलरली कि कहीं पे या तो ड्रॉट्स पड़ रहे हैं या कहीं साइक्लोन हो रहा है या अभी असम का फ्लड्स जो हैं या अफगानिस्तान से रिलेटेड जो आपके अर्थक्वेक्स हो रहे हैं। तो इस तरह के डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, ये कंप्लीट डिटेल्स तो मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो खींच जाएगा अगर वो सब चीज़ें मेंशन करना स्टार्ट किया। बट जो हमारे करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से है सिर्फ वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कुछ चीज़ें मेंशन की हैं कि एक करंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अप्रोच कैसी होनी चाहिए। तो वो उसका अप्रोच जो है वो थोड़ा सा हॉलिस्टिक होना चाहिए, रिलीफ पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए, वार्निंग बेस्ड होना चाहिए और एक्टिव हाईली एक्टिव मोड पे होना चाहिए कि जैसे कभी भी किसी तरह का डिजास्टर हैपन हो रहा है तो उससे पहले कि प्रिपेयर्ड अर्ली प्रिपेयर्डनेस जो है वो भी होना चाहिए इसमें।
तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए। और जो हमारी गवर्नमेंट ने बताया कि 122% का इंक्रीमेंट हुआ है लास्ट 8 साल में बजटरी प्रोविजन में डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके। इसके अलावा जो नेशनल और स्टेट लेवल के फंडिंग जो है, मतलब डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके, वो खुद 13,000 से लेके 32,000 करोड़ तक का मिटिगेशन फंड एक होता है। सेंट्रल का अलग मिटिगेशन फंड होता है, स्टेट का अलग मिटिगेशन फंड होता है। तो सेंट्रल वाले को आप जो बोलोगे नेशनल डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड, और ये दोनों ही डिप्लॉयड होते हैं कि जैसे जब भी आपदा आती है किसी भी तरह की, अभी असम में फ्लड वगैरह आ रहे हैं, तो स्टेट अपने उससे मैनेज करेगा, क्या बोलते हैं, अपने फंडिंग से मैनेज करेगा। तो उसकी फंडिंग कहाँ से आएगी? वो स्टेट डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड होता है, उनका खुद का अपना एक होगा, और उसके थ्रू वो जितनी भी हेल्प वगैरह करना चाहेंगे वो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली अमाउंट जो है सैंक्शन किया जा सकता है फॉर डिज़ास्टर रिलीफ। तो स्टेट और नेशनल दोनों अलग अलग हैं। इसके अलावा आपको अगर मैं बताऊं तो आपदा मित्र एक स्कीम थी, कुछ साल पहले चालू की गई थी। इसका जो टारगेट क्या था, मतलब बेसिकली फोकस इसका यही है कि जो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्पॉन्स रहे या प्रिपेयर्डनेस रहे, वो कम्युनिटी बेस्ड रहे, मतलब कि आपदा मित्र रहें, जो आपदा के समय में लोगों की मदद कर सके, सहायता के लिए आगे आ सके उनको। तो आप देखोगे यहाँ पर मेंशन भी है, 350 डिजास्टर प्रोन डिस्ट्रिक्ट में आपदा मित्र प्रोग्राम ऑलरेडी चलाया जा चुका है। और अगर देखा जाए तो एक पुरस्कार भी इससे रिलेटेड रहता है। जैसे अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो वॉलेंटरली इसमें अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं, खुद आगे रह के लोगों की हेल्प करना बहुत नोबल काम होता है, बहुत डेयरिंग वाली चीज़ भी रहती है ऐसी सिचुएशन में आगे आके हेल्प करना। तो प्रोत्साहन बिल्कुल मिलना चाहिए, और प्रोत्साहन के लिए हमारे सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार एक बना के ऑलरेडी रखा है, और सालाना लोगों को पुरस्कार इसके थ्रू वितरण किया जाता है। इसके अलावा होम मिनिस्टर जी ने बताया है अभी कि जो है एक कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल प्रोजेक्ट है। इसके थ्रू क्या है कि लोगों को उनके मोबाइल पर एसएमएस पे या पोर्टल वगैरह पर वार्निंग, मतलब जैसे कोई भी, जैसे असम फ्लड आया, तो असम में फ्लड आया, आने से पहले लोगों को मैसेज पे, मीडिया पे, सब जगह पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाए कि हाँ भाई फ्लड आने वाला है यहाँ पर, और लोग पहले से सतर्क रहें। तो क्या क्या करने की ज़रूरत है उनको, वो सब चीज़ें मेंशन हो जाएं, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल। और ये धीरे धीरे फैल रहा है पूरी कंट्री में, ये प्रोजेक्ट मतलब सब जगह फैलाया जा रहा है धीरे धीरे करके। चलते हैं अपनी अगली करंट अफेयर्स की तरफ। स्वामित्व स्कीम एक है। अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो हमारी यूपी गवर्नमेंट है, उन्होंने 11 लाख फैमिलीज को उनका रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है। तो ये फिर से न्यूज़ में आया है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और इससे अभी जो है करंटली यूपी में 34 लाख लोगों को ऑलरेडी बेनिफिट हो चुका है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। फिर अब स्वामित्व स्कीम क्या है, ये आप एक बार को देख जाइए, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें बताने को है नहीं, क्योंकि अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है इसको, 2020 में ही ये लॉन्च हुआ था। और ड्रोन के थ्रू इसमें सर्वेलेंस का है कि सर्वेलेंस करके लोगों को उनके जो हक की ज़मीन है, जितनी ज़मीन है उनकी, उसका मालिकाना हक उनको बकायदा ऑन पेपर उनके घर पर मिल जाए। तो ये स्वामित्व स्कीम का मेन मोटिव था। और बाकी आप इसको देख जाइए कि कैसा क्या क्या है। पंचायती राज दिवस के दिन ये चालू किया गया था, अप्रैल 24 2020। तो एक तरह से इसकी डेट भी सिग्निफिकेंट हो जाती है कि किस दिन लॉन्चिंग हुई थी इसकी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो केरल के पास अपना खुद का एक रेड लिस्ट केरल बनाने की के लिए स्टार्ट किया है, बर्ड्स के लिए रेड लिस्ट बनाना।
अभी तक जो रेड लिस्ट आती थी वो IUCN गाइडलाइंस पे बेस्ड रहती थी, पर उसको हटाकर, या उसको हटा तो नहीं सकते ऑफ कोर्स, वो तो ग्लोबली सबके लिए रहता है, और वो ग्लोबल लेवल पर ही जो लिस्ट बनाई जाती है। मतलब कि जैसे कि कोई बर्ड पर्टिकुलर किसी एरिया में है, तो वो ओवरऑल वर्ल्ड में कितना एग्जिस्ट कर रही है उसके बेसिस पर एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। मे बी वो उस लोकल एरिया के लिए उतनी सिग्निफिकेंट स्पीशीज नहीं हो, वहाँ पर अबंडेंटली वो स्पीशीज ऑलरेडी रह रही हो, लेकिन ग्लोबल कंटेक्स्ट में अगर वो वल्नरेबल है तो उस स्पीशीज को वल्नरेबल घोषित कर दिया जाएगा। और जहाँ पर ऑलरेडी अबंडेंटली वो स्पीशीज है, सपोजेडली कोई बर्ड ही यहाँ पर मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये मेंशन्ड है स्टेप्ड ईगल, तो स्टेपे ईगल जो है ये प्रोबेबली यहाँ केरला में जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होंगे और अच्छी खासी क्वांटिटी में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, कंपेयर टू केरला की जो ओवरऑल डेमोग्राफी है, उसके कंपैरिजन में ईगल्स जो यहाँ पर होंगे इस पर्टिकुलर स्पीशीज के, ये काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में होंगे, लेकिन हो सकता है कि ग्लोबल कंटेक्स्ट में ये लोग ये वल्नरेबल हों, तो इनको यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया है, इंडेंजर्ड स्पीशीज मेंशन किया गया है IUCN लिस्ट में। तो फिर इनका कंजर्वेशन का प्रोग्राम फिर जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों पर ऑलरेडी ये स्पीशीज पाई जा रही हैं सब जगह चलाना पड़ जाता है, मतलब एक अल्टीमेटली ना प्रेशर बन जाता है। और स्पेशली उन जगहों पर प्रेशर बन जाता है जो टूरिज्म वगैरह पर बेस्ड इकोनॉमी ज़्यादा रहती हैं, तो केरल के लिए इस तरह के एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल प्रेशर बनता है फिर इन सब चीज़ों का, और फिर वो सही नहीं रहता लोकल इकोनॉमी के लिए। तो इस वजह से IUCN की ही गाइडलाइन पर एक रीजन स्पेसिफिक रेड लिस्ट बनाया गया। ये इंडिया का पहला ऐसा रीजन स्पेसिफिक रेड लिस्ट है। अगर देखा जाए IUCN गाइडलाइन का, तो 35 स्पीशीज ऑलरेडी थ्रेटन बताई गई हैं, 3-4 लगभग जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, 11 वल्नरेबल बताई गई हैं स्पीशीज। और IUCN गाइडलाइन जो है क्या है, ये एक बार चाहे तो आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट हो नहीं जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ अगर चले हम लोग, तो नेक्स्ट न्यूज़ है कि केरल का जो बर्ड एटलस अभी जनवरी में लॉन्च हुआ था, ये पहली मतलब एक अपने ही टाइप का, कैसे बोले, स्टेट ऑफ द आर्ट वाली चीज़ जो कहते हैं ना कि एकदम नायाब नई चीज़ कोई चीज़ की गई है, तो उस टाइप का पहला ऐसा इनोवेटिव स्टेट लेवल का बर्ड एटलस प्रिपेयर किया गया है, और इसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इससे ज़्यादा डिटेल में मेरे पास ऑलरेडी PDF में मैंने इसको कर रखा है, आप चाहो तो वो PDF यूज़ कर सकते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा उसकी। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलते हैं। उदयपुर में बर्ड विलेज जो है, बर्ड विलेज मतलब मेनार उदयपुर में है एक जगह, वहाँ पर 2 लेक्स को वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है रामसर वेटलैंड की तरफ से। तो कुछ खास इम्पोर्टेंस क्या हो जाती है ये आप एक बार सामने देख जाइए। टोटल वेटलैंड्स इंडिया में 49 हैं, अब इन दोनों को मिला के 51 हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स जो वर्ल्ड में है यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको में है। रामसर वेटलैंड्स क्या है, वेटलैंड की डेफिनेशन क्या है, एक दो बार आ चुका है ये प्रीलिम्स में, तो ये भी इंपॉर्टेंट काफ़ी हो जाता है। पीसीएस वगैरह के एग्जाम में कभी कभार वेटलैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, IAS में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर पीसीएस वगैरह में डेफिनेशंस वगैरह जैसी चीज़ें डायरेक्ट ज़्यादातर आ जाती हैं, तो एक बार को ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजस्थान में ऑलरेडी 2 वेटलैंड्स रामसर साइट्स हैं ऑलरेडी, केवलादेव घाना भरतपुर में है और सांबर साल लेक जयपुर में। तो और लास्ट जो रिसेंट में फरवरी में 2 रामसर साइट्स ऐड की गई थी, वो हैं, आई एम सॉरी, खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात की और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में। इन दोनों जगहों पर जो वेटलैंड्स हैं इनको रामसर साइट्स घोषित किया जा चुका है। तो रामसर साइट्स का बेनिफिट क्या है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रामसर साइट्स क्या है, कन्वेंशन क्या है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। इसका बेनिफिट बेसिकली ये रहता है कि आप जैसे जो भी वेटलैंड्स है ये ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस हो जाता है कि इसका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है।
इसकी कोई पर्टिकुलर यहाँ पर कोई स्पीशीज़ होगी या यहाँ का एनवायरनमेंट इस तरह का होगा जो कि कुछ बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड होगा या वन ऑफ द टाइप होगा, तो सेव करना ज़रूरी है। या ऑलरेडी काफ़ी पॉल्यूट हो चुका होगा और इस पे काफ़ी हद तक इकोनॉमी या सोसाइटी काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, तो सेव करना ज़रूरी है। मतलब किसी भी तरह से अगर उसको उसका कंजर्वेशन इम्पोर्टेंट है, तो रामसर वेटलैंड के लिए कन्वेंशन के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फाइटिंग द डायबिटीज़ पैंडेमिक। तो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट अभी रिसेंट में पब्लिश की है, जिसके अंडर में मतलब जैसे डायबिटीज़ के दो टाइप रहते हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज़ के स्पेसिफिक एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और उसके अकॉर्डिंग 537 मिलियन पीपल ऑलरेडी डायबिटीज़ से अफेक्टेड हैं। अब आप देखो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन कैसे होता है, अगर आप नंबर्स में देखना चाहो कि यूनाइटेड स्टेट्स 37 मिलियन पीपल्स डायबिटीज़ की गिरफ्त में है, सिर्फ 37 मिलियन पीपल, और इंडिया में 77 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल कहते हैं ना कि कंट्री की पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में अगर देखोगे, तो यहाँ 10% यूनाइटेड स्टेट की पॉपुलेशन डायबिटीज़ से अफेक्टेड है और इंडिया में सिर्फ 4.3% लोग ऐसे हैं। बाकी आप एक बार को देख जाइए, टाइप 1 टाइप 2 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टाइप 1 आपका जेनेटिक होता है और टाइप 2 जो रहता है वो जेनेटिक नहीं रहता, वो लाइफस्टाइल बेस्ड रहता है। तो ऐसे में टाइप 1 टाइप 2 दोनों को ही क्योर किया जा सकता है। टाइप 1 के लिए ट्रीटमेंट वगैरह चलता है, टाइप 2 को खुद से कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल किया जाता है ये देखिए, आप यहाँ पर एक बार को चाहें तो आप वीडियो पॉज करके ये चीज़ नोट डाउन कर जाएं, क्योंकि कभी कभार IAS PCS वगैरह के एग्जाम्स में, पीसीएस एग्जामिनेशंस में स्पेशली क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं, या हेल्थ केयर वगैरह से रिलेटेड कभी कभार मेंस में अगर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस तरह की चीज़ों को पोर्ट्रे कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पर्सपेक्टिव से। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो ज़्यादातर न्यूज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, जो इम्पोर्टेंट वंस थी। सिंगल लाइनर्स आपके पास सामने यहाँ पर हैं। अभी रिसेंट में एक ज्योतिर्गमय करके एक परफॉर्मेंस जो टैलेंट वगैरह अपना शोकेस किए थे, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर जो हैं उनके अंडर में ये सब हुआ था। श्री अर्जुन राम मेघवाल ने यहाँ पर एक कबीर ज्ञान पर वो भी दिया था, क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस भी दी थी। ये अर्जुन मेघवाल आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में श्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। फिर इसके अलावा कबीरदास काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो उनकी एक बार को पूरी लाइफ आपको देखना ज़रूरी हो जाएगा। और लाइफ में क्या देखना ज़रूरी हो जाएगा, मतलब कि जैसे 15वीं शताब्दी के थे, ये पोएट भी थे, संत भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। तो इनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं वो सारी चीज़ें, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक, सखी ग्रंथ, ये सब एक सिंगल वन लाइनर जैसे नहीं प्रीलिम्स वगैरह में कई बार अपीयर हो जाते हैं क्वेश्चंस, तो आपको एक बार को कबीर जी को देखना जरूरी हो जाए, क्योंकि ये न्यू करंट अफेयर्स में आ चुके हैं। इनके ऊपर ऑफिशियली काफ़ी कुछ हो चुका है, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। भक्ति मूवमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन वगैरह क्या था, ये सब चीज़ें एक बार को ज़रूर देख जाइएगा। नहीं हो अगर आप चाहो तो PDF प्रोवाइड कर सकता हूँ, उसमें सब कुछ मेंशन्ड है, A to Z उनके बारे में सब कुछ मेंशन्ड है। बाकी NCERT में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ गिवन है, तो आप चाहो तो NCERT हिस्ट्री आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अभी रिसेंट में एक हैकाथॉन रखा गया था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। रखा गया था नहीं, हाँ रखा गया था, आई एम सॉरी, तो रखा गया था। और हैकाथॉन का जो आपको देखोगे तो मोटिव था, मतलब जो एजेंडा था वो था कि स्टार्टिंग यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। तो बेसिकली कुछ नहीं, डिजिटल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को प्रमोट करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस बेसिकली आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का पार्ट है। ध्यान रहे, डिजिटल मिशन का पार्ट है यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। कुछ है नहीं खास, बस इतना है कि जैसे आपका
एक डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हो, यानी कि हर चीज़ आप चाह रहे हो कि पोर्टल पर है। जो पेशेंट का रिकॉर्ड है या डॉक्टर्स की डिटेल्स हैं या मेडिसिन्स वगैरह क्या रिक्वायर्ड हैं किस तरह की चीज़ों में, वो सारी डिटेल्स वगैरह आपको ऑनलाइन प्रोवाइडेड रहे। और जैसे पेशेंट का रिकॉर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली जा सके, जैसे फाइल्स लेके अभी तक घूमना पड़ता था, वो चीज़ ना हो के हर चीज़ हर एक रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल रहे। इससे ईज अप थोड़ा सा हो जाएगा, जैसे गवर्नमेंट के लिए भी ईज अप हो जाएगा कि जैसे डायबिटीज़ वगैरह से रिलेटेड ही अभी रिपोर्ट हम लोग पढ़ रहे थे, तो इस तरह की चीज़ें कंपाइल करना ईजी हो जाएगा जब सभी लोग का डेटा जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन रहेगा। इसको लेके काफ़ी सारे इश्यूज भी हैं, और उन्हीं इश्यूज को टैकल करने के लिए हैकाथॉन किया गया है। इश्यूज कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो जैसे प्राइवेसी जो है पेशेंट की, मान लीजिए कोई पेशेंट नहीं चाहता हो कि उसके हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह कोई भी एक्सेस कर सके, या कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा कि एक टाइम बाद वो, मान लीजिए कोई बीमार था किसी तरह से और अब वो क्योर हो चुका है, तो वो क्यों चाहेगा कि उसका रिकॉर्ड हर जगह डिस्प्ले होता रहे कि हाँ वो बीमार है। तो उस चीज़ को कैसे टैकल किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, उसमें इनोवेटिव क्या हो सकता है, उसके लिए ऐसी चीज़ों के लिए हैकाथॉन होता भी है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती हैं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, ये इतनी बार आप लोग पढ़ चुके होंगे, मैं इसके बारे में कुछ खास नहीं बताने वाला हूँ। आप ज़्यादा चाहो तो मेरे पास पीडीएफ में इसके बारे में डिटेल है। ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ डबल प्लस और वाटर प्लस, ये सारे सर्टिफिकेशन हैं, इनके अलग अलग मीनिंग है, कॉन्टेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बार ये जरूर देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, पीएम जो हैं अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जर्मनी G7 समिट के लिए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप भी समझ रहे हैं, G7 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जर्मनी गए थे, तो जर्मनी जाने मतलब G7 में वहाँ पर मीटिंग हो रही है आपके उनसे भी, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से भी। और 2020 में से इनके कनाडा और इंडिया के रिलेशनशिप काफ़ी कंस्ट्रेंड है, क्योंकि उस टाइम पे जो एग्रीकल्चरल प्रोटेस्ट चल रहे थे, जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था उस टाइम पर, उससे रिलेटेड कनाडा में काफ़ी कुछ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी कुछ स्टेटमेंट दे दिए थे, और उसके बाद से काफ़ी हद तक कंस्ट्रेंड हो गए हैं दोनों के ही रिलेशनशिप। इधर पाकिस्तान ने G20 इवेंट जो कश्मीर में हो रहे हैं उनको अपोज किया है, वो ऑब्वियसली काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड था भी। हसीना जी ने, जो आपके बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने पद्मा मल्टीपर्पस ब्रिज, जो पद्मा रिवर है, अगर आप ज्योग्राफी थोड़ा बहुत भी देख रहे हो, तो बांग्लादेश में पद्मा रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब कि गंगा ही जाके आगे आपकी पद्मा रिवर में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर इसकी और भी सब ब्रांचेस वगैरह काफ़ी वाइडन अप हो जाती है वहाँ पर बांग्लादेश में गंगा नदी। तो पद्मा रिवर पर एक ब्रिज बनाया गया है, मल्टीपर्पस ब्रिज है। और ये ब्रिज कहने को तो कम्प्लीटली बांग्लादेश में, लेकिन इसका इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कि चाइना का इन्वेस्टमेंट रहा है इसमें, जो चाइना का BRI इनिशिएटिव था उसके तहत ये ब्रिज बनाया जा रहा था, तो चाइना ने इन्वेस्ट किया है। लेकिन रिसेंट में शेख हसीना जो हैं वहाँ की पीएम, उन्होंने क्लियर किया कि इसमें किसी भी तरह का किसी भी कंट्री का इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इंडिया के सपोर्ट को काफ़ी अप्रिशिएट किया। और साथ ही साथ पाकिस्तान को एक बार को थोड़ा सा धुतकारा भी, क्योंकि पाकिस्तान भी चाह रहा है बांग्लादेश से आज के टाइम पे अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना। अब देखिए पाकिस्तान से अगर रिलेशनशिप, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी और बांग्लादेश की इकोनॉमी में आप देखिए, बांग्लादेश कहने को सिग्निफिकेंट एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में रह रहे हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद वो जान रहे हैं उनकी पावर क्या है, SP क्या है, और वो उस हिसाब से काम करते हुए देखिए आज के टाइम पर इतना ज़्यादा इम्प्रूव करके कि खुद के दम पे मल्टीपर्पज़ ब्रिज वगैरह, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना जिसे कहते हैं ना, टेक्सटाइल में आज के टाइम पे लीड करना स्टार्ट कर दिया है। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह इनके ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, जो कि इनकी इकोनॉमी को काफ़ी हद तक बूस्ट कर रहे हैं। वही पाकिस्तान से जब तक अटैच थे तब तक ये माल न्यूट्रिशन पीड़ित थे, तब तक इनका कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा था।
तो इस वजह से जब अब पाकिस्तान सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश को, या एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान ये करने की कोशिश कर रहा है कि एक इस्लामिक नेशन ग्रो कर रहा है इतना अच्छे से, तो बांग्लादेश ने यहाँ पर पाकिस्तान को भी लताड़ा है इसको लेकर। इसके अलावा यूएस डिसीजन को स्टिग्मेटाइज अबॉर्शन अबॉर्शन लॉ एक रिसेंट में आया हुआ है, इसको लेके मैं खूब डिटेल में एक पर्टिकुलर प्रॉपर वीडियो बना के इसको अपलोड करूंगा इससे रिलेटेड। उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ईरान यूएस न्यूक्लियर टॉक टू रिज्यूम सून सेज ईयू। अब क्या है, यूरोपियन यूनियन आई थिंक फरवरी से टॉक में है ईरान और यूएस के बीच में, जो न्यूक्लियर हॉल्ट हुआ था 2015-16 में, कि ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए गए थे, न्यूक्लियर सैंक्शंस, तो उसको ख़त्म किया जा रहा है अब, और यूएस और ईरान के बीच में नेगोशिएट करने के लिए यूरोपियन यूनियन खड़ा है, ताकि जो न्यूक्लियर डील वगैरह जो चल रही थी, जो न्यूक्लियर सैंक्शंस लगे थे, वो उसको हटा सकें। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे ये सारे सैंक्शंस लगाए गए थे, आज के टाइम पे टॉक के थ्रू इसको रिमूव करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कई और छोटी मोटी न्यूज़ेस हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ भी हैं जो पहले हो चुकी हैं कवर, और उनके बारे में और डिटेल्ड चीज़ें हैं, तो आप चाहो तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ, और नहीं तो मैं जो पीडीएफ बनाता हूँ खुद से, मैं कंपाइल करता हूँ वो पीडीएफ मैं आप लोग को प्रोवाइड कर सकता हूँ। एक बार को उसको उसके थ्रू आप जैसे गो थ्रू कर जाएंगे, जैसे जीका वायरस को लेके अभी कल करंट उसमें आया था, द हिंदू में आया हुआ था, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था। तो इस तरह की न्यूज़ेस वगैरह आप चाहो तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप बस एक बार कमेंट बॉक्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर। थैंक यू।